दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। 11 महीनों से जो फैसला लटका हुआ था, आखिरकार वो फैसला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद का चयन कर लिया और उम्मीदवारी का उन्होंने पर्चा भी भर दिया। और इसी के साथ अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन बड़े सवालों में यह पूछा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावक बनकर अपने ही हाथों से अपनी विदाई की कहानी लिख दी है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि 11 महीनों से अटके हुए जिस फैसले को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कर लिया है, तो अब 3 साल, लगभग 3 साल से जो मामला अटका हुआ है, वो फैसला भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कब करेगा। यूपी में बदलाव होगा, दिल्ली में बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य किन किन राज्यों में बदलाव होगा, ये तमाम सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। उनमें से कुछ सवालों के बारे में हमने भी थोड़ी बहुत पड़ताल की, थोड़ी बहुत अपने सोर्सेज से जानने की कोशिश की और उससे जो कुछ निकल कर आया, उससे जो कुछ छन कर आया दिन भर में, वो देर रात में आपके सामने लेकर आया हूं। आप कितने सहमत हैं, आप कितने असहमत हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन इस देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बड़ी हलचल बढ़ गई है, जिसकी गूंज भारतीय जनता पार्टी के मजबूत या प्रयोगशाला कह लीजिए जो दो है, गुजरात और मध्य प्रदेश, उनमें से एक राज्य की राजधानी में भी सुनाई दे रही है। जी हां, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए आखिरकार वो नाम जो इससे 48 घंटे पहले कहीं नहीं था, उस नाम पर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के लिए मुहर लग गई है, पंकज चौधरी। लेकिन इस बार एक और गजब चीज हो गई। लगभग 2 दिनों से यह खबर कई जगह चल रही थी, पंकज चौधरी का नाम सामने आ गया। यानी जो सीक्रेसी बनाए रखना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खासियत रहा करती थी, वो इस बार टूट गई या जानबूझकर उन्होंने टूट जाने दी, ये बड़ा सवाल है। तो 7 बार के सांसद लोकसभा के, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, कुर्मी समाज से आने वाले, नॉन यादव ओबीसी की जो बात कही जा रही थी, तो नॉन यादव ओबीसी नेताओं का एक बड़ा चेहरा, और वो चुना क्यों गया, किस लिए चुना गया, योगी आदित्यनाथ किस तरह से राजी हुए और किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है वो अखिलेश यादव के ट्रैप में पहले फंसे और बाद में वो गुजराती लॉबी के ट्रैप में फंस गए। लेकिन फंसते फंसते भी एक लूप होल, जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो उस तिनके ने यह तय कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल तो उनकी कुर्सी पक्की हो गई है। जी हां, चौंकिएगा नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। कब तक बने रहेंगे ये आने वाले कुछ महीने तय करेंगे। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन उत्तर प्रदेश से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों के अच्छे दिन आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब उनके मेल मुलाकातों का दौर जो है वो बढ़ने वाला है और योगी आदित्यनाथ अब उनकी सुनते हुए भी नजर आएंगे, उनकी बातों को मानते हुए भी नजर आएंगे। आज दिन भर क्या हुआ, कैसे हुआ, विनोद तावड़े पंकज चौधरी को लेकर गए, फिर उत्तर प्रदेश भाजपा के कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे महेंद्रनाथ पांडे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और ये तमाम, शायद ही कोई बड़ा नेता जो यूपी से आता हो और उस मौके पर मौजूद ना हो, ऐसा नहीं था। तमाम नेता वहां मौजूद थे और वहां पर भव्य तरीके से एक तरह से नामांकन किया गया और पंकज चौधरी के नामांकन के जरिए एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश एक तरह से कर दी गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि सबसे पहली बात, पंकज चौधरी को चुना क्यों गया। दूसरी बात, पंकज चौधरी के चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ की विदाई की कहानी क्यों कही जा रही है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कि पंकज चौधरी के यूपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पक्की हो गई है और फिलहाल योगी आदित्यनाथ अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। इन तीनों चीजों के बारे में एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। लोकसभा चुनाव
जिन्हें कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का दौर याद होगा, उन्हें याद होगा कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार ने नरेंद्र मोदी के बहुमत वाली फिर से सरकार बनाने का सपना तोड़ दिया। वाराणसी बड़ी मुश्किल से वो हारते हारते जीते। तो अब उनके दिमाग में जो भी फैसले वो कर रहे हैं, सबसे पहले फैसले वो कर रहे हैं कि वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों में पार्टी के पुराने वोट बैंक को वापस लाया जाए। तो चाहे CR पाटिल को भेजने की बात हो, ताकि वाराणसी क्षेत्र में बीजेपी के संगठन की मजबूत करने की बात हो, और अब गोरखपुर से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले, महाराजगंज से लगातार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले नेता, कुर्मी समुदाय से आने वाले नेता को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान इसलिए सौंपी है। क्योंकि वाराणसी और वाराणसी के आसपास लगते जिले, अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो पूर्वांचल के बेल्ट में वो बीजेपी के जनाधार को फिर से मजबूत कर सके, और जो 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पूर्वांचल में पूरी ताकत से बीजेपी को जिताए, और वो पृष्ठभूमि बनेगी 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के फिर से चुनाव जीतने की। मोदी साहब का तो कम से कम यही मानना है, सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता, आखिरी समय तक सत्ता को बनाए रखने की, साधे रखने की जुगत में तमाम लोग लगे रहते हैं। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने इसको स्वीकार कैसे किया। योगी आदित्यनाथ लगातार स्वतंत्र देव सिंह के नाम पे, और जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं, जो बीजेपी आलाकमान का मानना है, योगी आदित्यनाथ भी इसी थ्योरी को बेचने की कोशिश कर रहे थे, और बार बार वो कुर्मी समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे थे। उनको लगता था कि स्वतंत्र देव सिंह जी बनाए जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पंकज चौधरी का नाम आगे आ जाएगा। बीजेपी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को उनके ही जाल में एक तरह से घेर लिया, और उन्होंने कहा ठीक है, आपको कुर्मी चाहिए तो आपको दिल्ली से हमने ही भेजा था, हम दिल्ली से एक कुर्मी नेता भेज देते हैं। थोड़ी सी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो BL संतोष सीधे पहुंच गए। लगातार 3 बार मुलाकात हुई। BL संतोष ने कह दिया कि संदेशा साफ है कि दिल्ली दरबार ने आपको भेजा था और हम आपके नेतृत्व से खुश हैं, लेकिन संगठन को हमें अपने तरीके से चलाने दीजिए। अब जो सवाल आज पूरी सोशल मीडिया पर उठ रहा है, बड़े बड़े पत्रकार जिन सवालों को कह रहे हैं, वो सवाल योगी आदित्यनाथ के दिमाग में भी आया। उन्होंने भी पूछा कि भैया दोनों तो लगभग अगल बगल ही हैं, तो मुख्यमंत्री भी पूर्वांचल, प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्वांचल, और देश के प्रधानमंत्री भी वही वाराणसी से लोकसभा के सांसद हैं। तो BL संतोष ने जवाब दिया बड़ी विनम्रता के साथ, मीठे शब्दों में, कि ये हम पर छोड़ दीजिए, इस तरह के समीकरणों से बीजेपी फैसला करती नहीं है। आप इतने लोकप्रिय नेता हैं, और पंकज जी भी बड़े पुराने नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, चुनाव की बारीकियों को समझते हैं, और फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो कहानी विधानसभा चुनाव में ना दोहराई जाए। यानी सीधा सीधा जवाब BL संतोष ने नहीं दिया कि आपको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि पंकज चौधरी के एक तरह से नामांकन या पंकज चौधरी का नाम तय करने के साथ ही ये तय हो गया कि फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ हटाए नहीं जाएंगे, लेकिन उनको अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष जैसा सम्मान दे, और पंकज चौधरी अगर एक पैरेलल यानी सत्ता से ऊपर संगठन को ले जाना चाहे तो उनको ले जाने दें, संगठन से जुड़े फैसले करने दें, संगठन से जुड़े मामलों की जानकारी अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लाया जाए तो उनको माने। वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों में मजबूत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर संगठन की तरफ से करने पड़े, और बतौर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अगर इसकी डिमांड योगी आदित्यनाथ से करे तो उसको माने। पूरे पूर्वांचल के जिलों में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो कहते हैं गैर यादव OBC, उनको लुभाने के लिए पंकज चौधरी जो भी करना चाहे, योगी आदित्यनाथ खुले दिल से, खुले मन से, दोनों हाथों से उनका साथ, सहयोग और समर्थन दे। यह सीधे सीधे उनको संदेशा दे दिया गया है, और इसके साथ यह भी बता दिया गया है कि आप निश्चिंत होकर काम करिए, आप निश्चिंत होकर काम करिए, मुख्यमंत्री बने रहिए, पार्टी का संगठन, पार्टी आलाकमान आपके कामों को हमेशा श्रेय देती रहेगी, और आपकी उपलब्धियां कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा पार्टी आलाकमान के ध्यान में है। लेकिन हां, कुछ करने की जरूरत है। ये जो शब्द है ध्यान से सुनिएगा, यह भी कहा गया, BL संतोष के जरिए कहलवाया गया कि कुछ करने की जरूरत है। कुछ करने मतलब
बदलने की जरूरत है। बदलेंगे क्या? अब महाराज जी संगठन के साथ तालमेल करते हुए नजर आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष पर हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष को अपनी कैबिनेट का एक मंत्री नहीं समझेंगे, प्रदेश अध्यक्ष को आदेश और निर्देश देने की बजाय अब उनसे सलाह मशवरा करेंगे और सांसदों के साथ मेल मुलाकात का सिलसिला अब तेजी से शुरू होगा। विधायकों के साथ शुरू करेंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी एक नए तरीके से काम कर रही है, सरकार एक नए तरीके से काम कर रही है। इसमें पार्टी के नेताओं की पूछ है, इसमें पार्टी संगठन की पूछ है और इसमें अब पार्टी के कार्यकर्ता सर्वोपरि होंगे, यानी अधिकारियों के दम पर योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चलाएंगे, अब नेताओं के बल पर सरकार चलाएंगे और उनके जरिए मतदाताओं को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यह बात कही जाती है कि पंकज चौधरी से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, तो यहां यह भी एक सच्चाई है कि गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ कामकाज करने की उनकी अपनी एक अलग शैली है और आसपास के जिलों यानी गोरखपुर के भी मान लीजिए और उसके आसपास के जिलों के बीजेपी के जितने नेता भी हैं, कोई मुझे बता दे कि किनके साथ, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, किनके साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, वो तो उनके कामकाज करने का ढंग ही वैसा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पंकज चौधरी कद्दावर नेता है, कम बोलते हैं, बड़ा व्यापार भी है, तो व्यापारिक आदमी जो है कभी किसी से दुश्मनी मोल लेता नहीं, कभी कभी सीधे टकराता नहीं है। या तो अडानी साहब भी राहुल गांधी को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो पंकज चौधरी की जो खासियत कह लीजिए या सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए, वो लड़ेंगे नहीं, वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से लड़ेंगे नहीं, वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से भिड़ेंगे नहीं। और यहीं पर ट्यूस है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी, जैसा कि संदेशा दे दिया गया है, दोनों मिलकर पूर्वांचल के बेल्ट में खास तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे, सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे और उनकी इस कोशिश में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में अगर बीजेपी का जनाधार मजबूत होगा, बीजेपी का संगठन मजबूत होगा, तो बीजेपी का जो आला कमान है वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को टच नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पक्की हो गई है, बल्कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, बशर्ते वो आला कमान की पसंद के तौर पर पूर्वांचल, वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों में जो भी गड़बड़ियां हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको दूर करने की कोशिश करते हुए नजर आए और खुद को बदलने की कोशिश करते हुए नजर आए। आज जब विनोद तावड़े और चौधरी साहब जब उतर रहे थे तो सहगल साहब भी उनके साथ नजर आए। हाँ, वही जो इनकी कुछ दिन पहले प्रसार भारती से विदाई हुई है, उनको भी कुछ बड़ा मिलने जा रहा है। तो ये तय मान के चल लीजिए कि योगी आदित्यनाथ नाराज तो थे, अपनी विदाई की चिंताएं उनको सताने लगी थी, लेकिन अब संदेशा दे दिया गया है कि बने रहिए, टिके रहिए, ढंग से काम करते रहिए, थोड़ा सा बदलाव लाइए, आपको भी और आपके लोगों को भी हम अच्छी जगह देंगे। तो अगले अगर 10 दिन में अगर सहगल साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो आप समझ लीजिए कि मेरी खबर पे मुहर लग गई कि लगभग फिलहाल जो है, ये कहते हैं ना बचपन में जो आप आसपास का छुपन छुपाई का खेल खेलते तो टाइम पास होता है, तो वो टाइम पास आ गया कि अभी लड़ना नहीं है, मिलके देखो और दोनों एक दूसरे को तौलेंगे कि क्या दोनों वफादारी से दूसरे का साथ निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे। तब तक के लिए कुर्सी पक्की हो गई है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब यूपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पहले यूपी तय कर ले फिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करे, तो अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। पहले भी एक स्टोरी में बता चुका हूं मैं कि 14 जनवरी के बाद मिलेगा। पहले भी बताया था, खरमास से पहले प्रदेश अध्यक्ष, खरमास के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो 14 जनवरी के बाद मिलेगा। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सब घटनाक्रम चल रहा था, अचानक खबर आई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, जिनको नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी जितनी फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना, जो योजनाएं हैं, उनकी निगरानी का जिम्मा दे रखा है, उन शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। नहीं, कम नहीं थी उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके पास पहले से ही Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि भोपाल में भी उनके आवास पर, यानी दिल्ली में जो उनका आवास है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो उनका आवास है, दोनों ही आवास पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पहले से उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन अब जो है वो उनका जो भोपाल में जो आवास है उसके चारों ओर पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग कर दी है और दिल्ली में जो आवास है उसके इर्द गिर्द भी जो है वो अतिरिक्त जो बैरिकेडिंग है वो कर दी है। मध्य प्रदेश के
डीजीपी, दिल्ली पुलिस के जो सिक्योरिटी के स्पेशल पुलिस आयुक्त है और एमपी के जो मुख्य सचिव है, उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश भेजा गया था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, बढ़ाया जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी न रहे, कोई कोताही न रहे। अब इसमें दो तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो धान की बोरी लेकर पहुंच गए थे, उनके घर तक पहुंच गए थे। तो और कई सारे किसान संगठन जो है वो इसी तरह की चीजें अब करना चाह रहे थे। तो अगर सब आदमी धान की बोरी लेकर पहुंच जाएगा तो मंत्री कहां तक उनको संतुष्ट करता रहेगा। अब आप इसको सुरक्षा समझ लीजिए या चाहे जो समझ लीजिए। एक दूसरी चीज भी कही जा रही है कि ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि शायद उनकी जान को खतरा है। उसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी नाम आ गया। ये तमाम तरह के, ये दो तरह की चीजें जो है वो कही जा रही है। खैर, इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता है देश के, पुराने नेता है देश के, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, राजनीतिक विचारधारा अपनी तरफ है, राजनीतिक कामकाज का समर्थन करना, विरोध करना अपनी जगह है। लेकिन जहां कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई चिंता की स्थिति होती है तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। हमारे देश के तमाम लोगों की, तमाम नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये सब भारत माता के सपूत है। लेकिन अब सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का मतलब क्या यह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, या मामला इससे कहीं बड़ा है। अगर मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एंगल को मान भी लूं एक समय के लिए, जिस तरह की बातें कही जा रही है, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आप एक आजकल फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और बार बार इस तरह की कई फिल्में आती है कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, अमेरिका को धूल चटा दी। तो लंबे समय तक मैं पत्रकारिता की है, तो मैं जरा आपको बता दूं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो इजराइल की हो, चाहे वो रशिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, हर देश में हर देश के जासूस होते हैं और हर देश की अंदरूनी खबरों पर दूसरे देश की जो पहुंच होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई अपने देश में उसको, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से हमारे जासूस ने कोई खबर भेजी, अगर हमारे यहाँ डिकोड करने की व्यवस्था अच्छी है तो हम जल्दी डिकोड कर लेते हैं। अगर हमारे यहाँ से अगर पाकिस्तान के किसी जासूस ने खबर भेजी पाकिस्तान को, अगर उनके यहाँ पर डिकोड की व्यवस्था अच्छी है तो वो जल्दी डिकोड कर लेते हैं। या लाल फीताशाही और अधिकारियों की लेट लतीफी में फंसी रही तो फंसी रह जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ कारगिल में जब घुसपैठ हुई थी वो इनपुट थी, लेकिन फाइल फंसी की फंसी रह गई। अभी दिल्ली में जो बम धमाके हुए उसमें भी सुबह से कई तरह के इनपुट आ रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इनपुट आते हैं, उसको कैसे आप विश्लेषण कर पाते हैं, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और सभी देशों के जासूस सभी देशों में होते हैं, ये तमाम सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं। तो क्या कुछ ऐसा इनपुट है जो हमारे पास नहीं है लेकिन उनके पास है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैंने थम कहा कि योगी की कुर्सी तो पक्की हो गई, अब शिवराज की बारी है। अब शिवराज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या फिर कुछ लंबा सोच रखा है उनके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। क्योंकि जैसे यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई, योगी आदित्यनाथ अड़ गए, यहां से आनंद फानन में तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक करनी पड़ी, फिर बीएल संतोष को भेजना पड़ा। और अब अगर दिल्ली में इस तरह का बदलाव होगा तो उसमें भी कई लोग अड़ेंगे, कई लोग बिदकने की कोशिश करेंगे, कई लोग कहानी को अलग तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह तय मान लीजिए कि अब जो पूरी नजर है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है। 14 जनवरी के बाद यानी 15 या 16 जनवरी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नामांकन है वो हो सकता है। और शायद 23 या 24 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के जो अगले 20 जनवरी को एक्सटेंडेड 3 साल का कार्यकाल भी जेपी नड्डा साहब का खत्म हो जाएगा। ये भी बता देता हूं आपको, क्योंकि जनवरी 2020 में बने थे, जनवरी 2023 में कार्यकाल खत्म हो गया, लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया गया था यानी 30 जून 2024 तक, और वो भी लगभग 1.5 साल से वो अभी भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वैध अध्यक्ष वो है नहीं। और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का तो खैर क्या कहिए, क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो 20 जनवरी के आसपास बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। अब वो शिवराज सिंह चौहान होंगे, और अगर चौहान होंगे तो क्या प्रधानमंत्री भी ओबीसी होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी होंगे, या फिर कोई और नेता होंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो आप मान के चल लीजिए कि कट गया,
क्योंकि यूपी में कुर्मी दे दिया है, अब देश की राजधानी दिल्ली में भी क्या कुर्मी नेता देंगे? धर्मेंद्र प्रधान भी कुर्मी समाज से आते हैं। भूपेंद्र यादव का भी नाम कट ही गया, क्योंकि प्रदूषण को लेकर जितना शानदार बयान उन्होंने अभी देश के संसद के अंदर दिया था, जिसमें आंकड़ों के जरिए उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि दिल्ली में कहीं कोई प्रदूषण नहीं है, इतना शानदार बयान देने के बाद मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगाएगा। और तमाम अनुमानों को धत्ता तो बता ही दिया है भैया, पूरे एक ही जगह के प्रदेश अध्यक्ष, एक ही जगह के मुख्यमंत्री। तो फिलहाल हम इन सिद्धांतों को, जातिगत सिद्धांतों को अलग रखते हैं। मेरे पास जो खबर आई थी वो मैंने आपके सामने रख दी। योगी की कुर्सी पक्की है, अब शिवराज की बारी है, और क्या मिलेगा शिवराज को, इसके लिए आपको 14 जनवरी के बाद का इंतजार करना पड़ेगा। पूरी तस्वीर जो है वो 16 से 20 जनवरी के बीच में साफ हो जाएगी। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को क्यों बढ़ाया गया दिल्ली भोपाल में, आपका क्या मानना है? और योगी आदित्यनाथ के बने रहने, टिके रहने को लेकर आपका क्या मानना है? और नरेंद्र मोदी, लखनऊ तो हो गया, अब दिल्ली में क्या अपनी गद्दी बचा पाएंगे? और ये जब तमाम सवाल पूछता हूं तो वसुंधरा राजे सिंधिया के फैक्टर को अभी भी खारिज मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों से अवगत भी कराइएगा, जैसे कि मैंने अपील की। और अगर हमारे इस यूट्यूब मंच को आप सब्सक्राइब कर सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेंबर के तौर पर आप ज्वाइन कर सके, जिसका खर्च 3 रुपये से भी कम का आता है, यानी महीने का 89 रुपये आता है, तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।